सभी को नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सीजीपीएससी 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। जैसा कि हमेशा परंपरा रहा है इस राज्य में, 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन जो सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं उनके नोटिफिकेशन आते हैं। इस बार भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, कितने वैकेंसीज आएंगी, डिप्टी कलेक्टर के कितने पोस्ट आएंगे, क्या मेंस का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे। चलिए प्रारंभिक रूप से चर्चा करते हैं कि कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का क्या डेट दी गई है, मेंस की कौन सी डेट प्रस्तावित है, ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म्स कब से कब तक भराएंगे, त्रुटि सुधार को लेके क्या इस बार डिसाइड किया है आयोग ने, कितने वैकेंसीज आए हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित है, महिला कैटेगरी के लिए जो आरक्षित पद है इस बार उतने ज़्यादा क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कौन से विभाग है जहाँ पे बम्पर भर्तियाँ आई हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंस का सिलेबस क्या चेंज हुआ है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक तौर पे चर्चा की जाएगी, इसके बाद जो विस्तृत चर्चा है एक एक टॉपिक पे, एलिजिबिलिटी हो गई, स्क्राइब हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। प्रारंभिक तौर पे चर्चा करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट जो दी गई है वो ये है कि जो आपका प्रीलिम्स है वो होगा 9 फरवरी 2025 को, आपका मेंस एग्जामिनेशन 26, 27, 28 और 29 तारीख को दिया गया है, और ऑनलाइन जो आवेदन है लगभग 1 महीने पूरे दिसंबर भर आपके भराए जाएंगे। अब इन 3 बेसिक डेटा को आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला ये, अगर आपका मेंस का कुछ सिलेबस, कुछ पोर्शन अगर रह गया हो तो आपको देखना पड़ेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप कितना है। प्रीलिम्स हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, मेंस हो रहा है लास्ट वीक ऑफ जून में। कुल मिला के 4.5 महीने का आपको बहुत मोटा मोटी गैप मिल रहा है। अगर आपका मेंस का सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर नहीं है तो 4.5 महीने में 2 महीने में आप प्रिपेयर कर सकते हैं मेंस का सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का, एंड मोर ओवर आप अगले 2.5 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास सिलेबस प्रिपेयर करके उसको प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा टाइम है। एंड मेरी एडवाइस आपको ये है इस प्रकरण में कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करना है आने वाले दिनों में। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बोला है कि 1 महीना, मतलब पूरे दिसंबर भर चलेगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास, गिवन डैट कि आज 26 तारीख है और आपके पास लगभग 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए गिवन डैट कि आपको दिसंबर में फॉर्म भरने हैं? तो देखिए, इसमें कुछ कुछ निर्देश हैं जो कि आयोग के द्वारा दिए गए हैं। फॉर्म केवल ऑनलाइन सबमिट होगा। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स लगाते हैं। अपना आय प्रमाण पत्र हो गया, अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग के कोई सर्टिफिकेट हो गए, या फिर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं किसी सरकारी विभाग में और आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना है अपने विभाग से। तो इसमें जो भाषा दी गई है वो ये है कि अभ्यर्थी को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वह परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं, या आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, या आपने अपने संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है, तो इसके अनुसार आपको आवेदन करने की तिथि के पूर्व ये सब औपचारिकता पूरी करनी है। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना है, एनओसी नहीं बना है, डोमिसाइल नहीं बना है, या फिर आपके कॉलेज की जो डिग्रियां हैं वो आपने अच्छे से नहीं समेटी हैं, तो अभी लगभग अगले हफ्ते आपका एक ही काम है कि इन सर्टिफिकेट्स के लिए एप्लीकेशन दे दें। और जैसी ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनमें से तो तीनों सर्टिफिकेट आय जाति मूल निवास प्रमाण पत्र आपको 15 से 20 दिन के अंदर किसी भी संबंधित तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा दे दिए जाएंगे। तो अगर आप कल भी अप्लाई करते हैं तो लगभग 15 दिसंबर तक आपको जो सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, एंड आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मान लीजिए किसी ने कोई कंप्लेन कर दी कि आपने आवेदन तिथि के बाद कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, तो ऐसे बहुत ही रेयर कंडीशन में कहीं ना कहीं एक सेफ्टी आपके पास रहेगी कि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स आवेदन करने के दिनांक के पूर्व आ चुके थे। इसमें अधिसूचना की दिनांक नहीं बोला है, आवेदन करने का दिनांक बोला है। तो आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए।
इस बार त्रुटि सुधार के लिए दो प्रावधान किए गए हैं। एक है निशुल्क त्रुटि सुधार जो 31 से लेके 2 तारीख तक कर पाएंगे। एक 500 रुपये वाला महंगा त्रुटि सुधार है जिसको 3 जनवरी से आप 5 जनवरी तक कर पाएंगे। ठीक है, और आयोग ने बोल दिया है अगर किसी प्रकार की त्रुटि इसके बाद भी आप करते हैं तो आपका किसी प्रकार का अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मोटी मोटी बात है। हमने बता दी डेट्स, हमने बता दिया मेंस के एग्ज़ाम का डेट, एप्लीकेशन करने का डेट, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कैसे सिस्टमेटिक आपको करना है उसकी डेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली त्रुटि सुधार के बाद आपका कोई भी अभ्यावेदन या रिप्रेजेंटेशन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी जो कंडिका दी गई है इन नियमों में, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो गई। अब देखते हैं यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न है कितनी वैकेंसीज आई हैं इन टोटल। तो दोस्तों इस बार टोटल आए हैं आपके पास 246 वैकेंसीज। डिप्टी कलेक्टर जो हर बार पूछा जाता है कितने वैकेंसीज आए तो उसमें 7 वैकेंसीज आए। डीएसपी वर्दीधारी, वर्दी के शौकीन जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए खुशखबरी है, इस बार 21 आपके पास वैकेंसीज आए हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से वैकेंसी नहीं थी, उसके पहले भी थोड़े कम वैकेंसीज थे डीएसपी के। तो लगभग 2 साल के सूखा को ख़त्म करते हुए एक बार पीएससी ने 21 पोस्ट डीएसपी के एडवर्टाइज किए हैं। इसके बाद देखते हैं ऐसे कौन से सर्विसेज जिसमें बम्पर भर्तियां निकली थी। पिछले बार अगर बात करें तो नायब तहसीलदार के बहुत बड़े बड़े बैचेस आए थे, है ना। जहाँ तक मुझे याद है कुछ 50-90 या फिर इसी रेंज में कुछ नायब तहसीलदार के पोस्ट एडवर्टाइज हुए थे पिछले बार। इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट एडवर्टाइज है आबकारी उप निरीक्षक के, ईएसआई एक्साइज सब इंस्पेक्टर के, इसके 90 पोस्ट एडवर्टाइज है, एंड सासो सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस, इसके आपके अलॉटेड है 32 पोस्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 246 पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ पोस्ट देखना चाहें तो डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, अकाउंट ऑफिसर के बहुत कम पोस्ट हैं 7, डीओ डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के 2 पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस के 3 हैं, एडी पंचायत के 1 हैं। इसके बाद सब देखेंगे कि बहुत ही सिंगल जेट वाले पोस्ट हैं। एक 37 पोस्ट भी आए हुए हैं सीटीआई स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये भी एक बम्पर भर्ती है जो यहाँ पे आपको दिखेगी। हैं जी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि उप पंजीयक के कुछ हैं, डीआर डिप्टी रजिस्ट्रार, और उसके बाद सहकारिता निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक के कुछ पद है। तो कुल मिला के अगर प्रमुखता अगर हम लोग बात करें कि क्या वैकेंसीज आए हैं तो मैं बोलूँगा कि 246 पद आपको आए हुए हैं, और लगभग यहाँ पे क्लास 2 के जो पोस्ट है वो यहाँ पे लगभग मुझे दिख रहे हैं, लगभग कह लीजिए कि 40 से 45 के बीच में यहाँ पे पोस्ट आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर टोटल तो पोस्ट आई है 7, इसमें महिला का एक भी आरक्षण नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि जो महिला आरक्षण होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, एंड ये होता है कंपार्टमेंट वाइज, और ये होता है 30%, ना कि 1/3। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, कंपार्टमेंट वाइज है 30% है। इसका मतलब ये है कि एक महिला पद को आरक्षित करने के लिए आप इन कुल पद को नहीं देखेंगे। ये पद जो है ये हॉरिजॉन्टल वाइज है, ये अनारक्षित में, अनुसूचित जाति में, जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में अलग से लगेगा। ये अलग कंपार्टमेंट वाइज और हॉरिजॉन्टली लगेगा, एंड चूंकि ये 30% है तो सीजीपीएससी का नियम ये कहता है कि अगर कोई फ्रैक्शन आता है, मान लीजिए 1.75 आता है या 1.99 भी आता है, तो आप इसको राउंड, इसको 2 नहीं करेंगे, आप इसका ये जो डेसिमल का पहले वाला होल पार्ट है इसको कंसिडर करेंगे। मान लीजिए कुछ कैलकुलेशन करके किसी वैकेंसी का 2.03 आता है, या मान लीजिए 0.99 आता है और एक जगह 1.05 आता है,
तो इसका जो मेन वाला पार्ट है आप इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 0 पोस्ट एडवर्टाइज होगा और इस कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे 1 पोस्ट एडवर्टाइज होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है समझिए। पहला कंफ्यूजन तो लोगों को यही रहता है कि 1/3 रिजर्वेशन है। 1/3 रिजर्वेशन नहीं है, 30% है। अब 30% निकालिए इन सब का, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम एक वुमेन सीट आने के लिए आपको उस कैटेगरी में मिनिमम 4 पोस्ट एडवर्टाइज करने पड़ेंगे। मतलब अनरिजर्व में 4, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 4। जब 4 को आप 30% निकालेंगे तो ये आएगा 1.2। तो इसका ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे, तब एक जो पद है वो जाएगा महिला अभ्यर्थी को। अब 3 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.9। तो इसका 0 वाला पार्ट आपने कंसिडर किया तो यहाँ पे 0 वैकेंसी आई। तो क्योंकि यहाँ पे एक भी 4 पोस्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 0 0 आया। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी दुख की बात है कि एक भी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट आपके लिए अलॉटेड नहीं है। इस बार अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आपको टॉप 3 रैंक लाना पड़ेगा। तो जी जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं या फिर जो डिप्टी कलेक्टर एम कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है किसी एरर की। टॉप 3 में आएंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं बन पाएंगे। तो ये लगभग आपके वैकेंसीज का हिसाब था। महिला आरक्षण क्यों नहीं मिला डिप्टी कलेक्टर में, इसका जवाब भी मैंने आपको बता दिया। हॉरिजॉन्टल, कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन एंड 30% रिजर्वेशन। एंड जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, उसका जो होल पार्ट होता है उस नंबर का, जैसे 1.67 तो 1 कंसिडर करेंगे आप। तो मिनिमम 4 पोस्ट पे एक महिला की पोस्ट बनती है। क्योंकि वर्गवार एक भी पोस्ट में 4 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ भी 4 से कम वैकेंसी है तो उस वर्ग की महिला के लिए वो सीट आरक्षित नहीं हो पाया है। इसके बाद जो यक्ष सवाल आता है वो ये है, क्या मेंस का सिलेबस चेंज हुआ है? तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के अगर सिलेबस आप चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए राजपत्र का प्रकाशन होता है, जैसे कि 2018 के पीएससी के पहले हुआ था। लेकिन इस बार जहाँ तक पेपर स्कीम में देख पा रहा हूँ सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इंग्लिश वाला सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाला सिलेबस से ही पढ़ा है मैंने। समान हिंदी में वही है, इंग्लिश पेपर 1 पूरा वही है, 2 भी वही है, पेपर 3, 4, 5, 6 इन सब की भी बातें करें तो लगभग क्या एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। तो इस बार आपका जो डिबेट था कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं, वो हमने आपको बता दिया। तो प्रारंभिक तौर पे सीजीपीएससी की भर्ती आ चुकी है। टॉप 3 में आएंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। 9 फरवरी को आपका प्रीलिम्स है, दिसंबर भर आपके फॉर्म्स भराएंगे। त्रुटि सुधार पहले जनवरी के पहले हफ्ते में आप करवा सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बच गया है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो उसको बनवा लीजिए, उसके बाद आवेदन करिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आया होगा ओवरऑल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके बाद इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में जो बहुत सारी एलिजिबिलिटी, अर्हता निर्हरता वाली बातें होंगी और कुछ स्पेशल कंडीशन, एज रिलैक्सेशन, विकलांग्स के लिए कुछ फॉर्म्स, आपका जाति प्रमाण किस प्रकार के प्रपत्र में होना चाहिए, आपका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का क्या एक स्कीम है ऑफ एग्जामिनेशंस है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, टोटल वैकेंसीज, महिला आरक्षण क्यों नहीं आ पाया, इसके बारे में चर्चा हमने की। आशा करते हैं कि अब आप पूरे एग्जामिनेशन मोड में आ गए होंगे। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई चालू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवर्टाइजमेंट के किसी और सेक्शन के बारे में डिटेल डिस्कस करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।